हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि पूर्ण रासायनिक समीकरण क्या है, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, यानी कि कोई भी हमने रासायनिक अभिक्रिया लिख दी उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण क्या है, बेसिक हम पढ़ चुके हैं पहले की रासायनिक समीकरण मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कौन से फैक्टर होंगे, कौन से कारक होंगे जिनसे हमें पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जब हम पदार्थों के स्थान पर रासायनिक सूत्र लिखते हैं, यानी कि एक तो कोई भी, जैसे कि हमने लिखा सोडियम, क्या लिखा हमने, लिखा सोडियम, ये क्या हमने सिंपली लिखा। अगर हम सोडियम की जगह Na लिखते हैं, सोडियम की जगह क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं, तो ये तो हम किस में यूज करेंगे, हमने सिंपली एक अभिक्रिया दिखाई सोडियम प्लस में क्लोरीन, फिर हमने दिखा दिया सोडियम क्लोराइड। लेकिन रासायनिक समीकरण लिखेंगे तब हम क्या दिखाएंगे, सोडियम का सिंबल दिखाएंगे, सोडियम का प्रतीक दिखाएंगे, फिर क्लोरीन का प्रतीक दिखाएंगे और फिर हम दिखाएंगे सोडियम क्लोराइड NaCl। तो जैसे हम उस मतलब जो शब्दों वाली चीज है उसको हम सूत्रों की सहायता से लिखेंगे तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो होगा क्या, पदार्थों के नाम के स्थान पर उनके रासायनिक सूत्र लिखने पर समीकरण को छोटा व अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी कि एक तो आप जैसे कि ये वाली बात लिख रहे हो, एक बार इसको हाईलाइट करके देखते हैं। जैसे कौन सी बात लिख रहे हैं वहां पर, हम लिख रहे हैं जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या मिलेगा हमें, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन मिलेगा, और यहाँ प्लस का निशान आएगा, इसकी जगह अपना क्या आता है, एरो आता है, इसकी जगह आएगा एरो। तो एक हमने ये बात रखी। अगर इसी बात को हम प्रतीकों की सहायता से लिखें तो जिंक का क्या रखेंगे, Zn, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, फिर बनेगा क्या, प्लस की जगह यहाँ पर क्या आएगा, एरो का सिंबल आएगा, फिर बनेगा ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये जो बात हमने लिखी ना, जो प्रतीकों की सहायता से लिखी है उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो सिंपली हमने क्या लिख दी, रासायनिक समीकरण, यानी कि जो अभिक्रिया हमने करवाई है वास्तव में क्या होगा, जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन इसी बात को जब हम प्रतीकों की सहायता से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जिंक Zn प्लस में H2SO4 प्लस में मिलेगा क्या हमें, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये होती है हमारी रासायनिक समीकरण। अब ये जब रासायनिक समीकरण देखेंगे तो ये क्या है, असंतुलित है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे हम वास्तव में क्या, दोनों तरफ से इसमें जो मतलब जो भी अपने परमाणु है वो बराबर है, यानी कि उत्पाद और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर है, की अभिक्रिया संतुलित है। लेकिन कई बार हम अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु उनकी संख्या बराबर नहीं होती, जो हमें करनी पड़ती है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की अलग अलग विधियां हैं। तो आप समीकरण देखिए, हमने करवाया क्या, रासायनिक समीकरण अपनी Fe यानी कि लोहा, आयरन लोहा, उसकी अभिक्रिया करवाई जल के साथ, यानी कि पानी जल H2O, तो मिलेगा क्या, या फिर वही एरो का प्रतीक आएगा, ये तीर का निशान मिलेगा क्या, Fe3O4, और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या अपने पास है लोहा, फिर क्या अपने पास जल, ये अपना एरो का प्रतीक, ये हो गया एरो, और मिल क्या रहा है, Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यहाँ देखो आयरन कितना है, यहाँ आयरन है अपना 1, यहाँ कितने हैं 3। तो जब हम इसको संतुलित करेंगे तो दोनों तरफ क्या होंगे, लोहा की जितने भी परमाणु वो बराबर होंगे, यानी कि इस तरफ क्या होना चाहिए, अपने लोहे के 3 परमाणु होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 3। कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लोहे के 3 परमाणु होने चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 4, यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, 4। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। तो अगली स्लाइड पर चलिए, अब देखिए हमने क्या किया, लोहे के कितने परमाणु होने चाहिए, 3, तो इसको कर दिया हमने 3, ये हो गए 3 बराबर हो गए। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हमें सिर्फ किसको बराबर करना है, ऑक्सीजन को 4 करना है। तो देखिए ऑक्सीजन को 4 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑक्सीजन को 4 करते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन को 4 किया तो इधर भी ऑक्सीजन 4 और इधर भी ऑक्सीजन 4। अब ये देखिए जैसे हमने इसको मतलब यहाँ चेंज किया, ऑक्सीजन 4 हुई तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 4 दूनी 8 होगी, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी आपकी 2 है। तो इसको मतलब संतुलित करने के लिए क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को भी 4 कर देंगे। तो इधर कितनी है, हाइड्रोजन 8 और इधर क्या होगी, हाइड्रोजन 8। तो हमने क्या कर दिया, रासायनिक अभिक्रिया को
संतुलित कर दिया। अभिक्रिया क्या थी अपने पास, एक बार देखिए, अभिक्रिया थी अपने पास Fe, अभिक्रिया देखिए यहाँ लिखते हैं Fe प्लस में H2O, इधर तीर का निशान यहाँ था, Fe3O4 प्लस में था अपने पास H2। हमने इसको संतुलित कैसे किया, संतुलित करने के लिए हमने यहाँ किया है, यहाँ क्या किया, आयरन कितने 3, तो इसको किया हमने पहले 3, ओके। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितने, यहाँ 4, ऑक्सीजन को किया 4, जैसे ऑक्सीजन को 4 किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8, 8 के लिए 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 4 कर दिया। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, अपनी संतुलित अभिक्रिया हो गई। तो इस तरह से हमने किसी भी रासायनिक समीकरण को, अभिक्रिया को संतुलित करना सीख लिया है। आगे देखिए, जब हम कोई मतलब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो मतलब सिंपली हमने वे रासायनिक समीकरण लिख दी। एक क्या होगी, पूर्ण रासायनिक समीकरण क्या होगी, जो भी हमने रासायनिक समीकरण लिखी है उससे हमें बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। तो पूर्ण रासायनिक समीकरण क्या होगी, जो मतलब अलग अलग बातें अपने को बताएगी। यानी कि जैसे कि ये अभिक्रिया देखिए, इसमें हमने क्या करवा रखी है, अभिक्रिया बता रखी है, ये क्या नाइट्रोजन, तो यहाँ पर इसी क्या दिखा दी हमने, अवस्था दिखा दी, यानी कि ये गैसीय अवस्था में, नाइट्रोजन क्या गैस, और ये हमने किस अवस्था में लिया है, गैसीय अवस्था में। फिर हमने हाइड्रोजन लिया, वो भी क्या है, गैसीय अवस्था में। और इधर जो अमोनिया मिला है वो मतलब कि द्रव अवस्था में नहीं मिला, वो भी हमें क्या मिला है, गैसीय अवस्था में मिला है। तो ये जो अभिक्रिया, इससे हमें जानकारी मिल रही है। इधर जो तीर के निशान के ऊपर दिखाया जाएगा वो क्या होगा, आपका उत्प्रेरक होगा, और क्या दिखाई देंगे हम, कुछ मतलब कंडीशंस दिखाएंगे जिनके अंदर ये अभिक्रिया पूरी होगी। यानी कि इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, लोहा उत्प्रेरक के रूप में चाहिएगा, या मोलिब्डेनम ये क्या उत्प्रेरक होगा, ये हमें क्या चाहिएगा, तापमान 450 डिग्री सेल्सियस, और हमें दाब कितना चाहिएगा 150 atm यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमें दाब चाहिएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, पूर्ण रासायनिक समीकरण हो जाएगी। तो ये जो बातें लिखी है पढ़ते हैं, पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिक्रिया की अभिव्यक्त का एक सशक्त माध्यम है, यानी कि इससे अभिक्रिया के बारे में जानकारी मिलेगी। जानकारी क्या मिलेगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा बनने वाले अभिकर्मों के नाम व सूत्र, नाम पता लगा रहा, जैसे कि अभी क्या लिख दिया नाइट्रोजन, और इनके सूत्र हमने ऊपर लिख दिए। और क्या बता दी हमने, इनकी भौतिक अवस्था बता दी। भौतिक अवस्था क्या है, जैसे कि गैस में है, ठोस है या द्रव है। और क्या बता दी हमने, उत्प्रेरक की अवस्थिति बता दी, जैसे कि उत्प्रेरक क्या लिया है, आयरन लोहा लिया है। और क्या बता देंगे, ताप और दाब जो भी हम अभिक्रिया में यूज करेंगे। तो इस तरह की जो जानकारी मिलेगी इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्ण रासायनिक समीकरण बोलेंगे। और हम क्या बताएंगे, अभिकर्मिकों यानी कि अभिकारक होंगे, और जो उत्पाद बनेंगे उनकी मात्रा भी हम बता देंगे। जैसे कि इसमें कितने बन रहे हैं, ले कितने रहे हैं 3, और इधर बन कितने रहे हैं, तो यानी कि क्या होगी, संतुलित भी होगी। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और पूर्ण रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये थी आज की क्लास। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और क्लास में भी हम इन चीजों को पढ़ेंगे। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।